नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, समय की आवश्यकता, वैश्विक संस्था में भारत की भूमिका बढ़ाने की पैरवी की। भारत और श्रीलंका आतंकवाद से मुकाबले और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत। केंद्र ने हरियाणा और पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद जल्द शुरू करने का आदेश दिया। सरकार ने उचित दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन के मूल्यों की सीमा तय की। आज विश्व पर्यटन दिवस है। अंडमान निकोबार में 6 महीने बाद पर्यटन गतिविधियां फिर शुरू और आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में हमारी विशेष श्रृंखला के अंतर्गत बुलेटिन की शुरुआत हम बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने अपने भाषण में पंचायती राज व्यवस्था पर कहा था कि हम सब इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं, दोस्त तो सही तो मेरे घर के दोस्त रहे, लेकिन वो उनके हाथ में हिंदुस्तान का राज नहीं आ सकता है। तब किसके हाथ में? आप लोगों के हाथ में। लेकिन जो मिस्किन 60 करोड़ देहात में पड़े हैं, हिंदू कहो मुसलमान कहो कोई भी, उन मिस्किनों का राज होने वाला है। उसका नाम पंचायत राज है। वो राज के लिए हम सब काम कर रहे हैं और सब जहमत उठा रहे हैं और भी उठाएंगे। कृतज्ञ राष्ट्र महात्मा गांधी की 150वां जयंती वर्ष मना रहा है। महात्मा गांधी के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे उनके जीवन और पूरे राष्ट्र पर गहरा असर हुआ। ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना सितंबर 1921 में गांधी जी की मदुरई यात्रा है। गांधीवादी इतिहासकारों का मानना है कि इस यात्रा के दौरान ही गांधी जी ने अपनी सामान्य पोशाक के नाम पर धोती और शॉल को अपनाया। महात्मा गांधी जब भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु आए थे, तब ये तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। मदुरै में गांधी संग्रहालय निदेशक नंदा राव ने इस संबंध में जानकारी दी। There is a good relationship for Madurai and Mahatma. During 1990, for Rowlatt Act, he visited Madurai. This is the important event. He adopted the lion cloth in Madurai. Till end, he never wear any shirts. He visited for Swadeshi movement. And next, in India, 1934, he visited for Harijan welfare. मदुरै और महात्मा गांधी का गहरा संबंध रहा है। उन्होंने 5 बार मदुरै की यात्रा की थी। 1919 के दौरान रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी मदुरै आए थे। उसके बाद 1921 में उन्होंने मदुरै की यात्रा की। इसी दौरान उन्होंने सामान्य पोशाक छोड़कर केवल धोती अपनाई। गांधी जी ने इसके बाद फिर कभी कमीज नहीं पहनी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान गांधी जी 1927 में भी मदुरै आए थे। इसके बाद हरिजन कल्याण के लिए 1934 में उन्होंने मदुरै की यात्रा की। मदुरै के गांधी संग्रहालय में ऐसी 14 वस्तुएं रखी गई हैं जो गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल की थीं। सामान्य पोशाक छोड़कर गांधी जी द्वारा धोती अपनाने की घटना के साथ मदुरै का नाम हमेशा हमेशा के लिए महात्मा गांधी से जुड़ गया है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार समय की आवश्यकता है। कल शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सवाल किया कि भारत को कब तक इस विश्व संस्था के निर्णायक ढांचे से अलग रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व में बड़ा परिवर्तन आ चुका है और अब दुनिया वो नहीं रह गई है जो 1945 में थी। उन्होंने कहा कि तब से कई लड़ाइयां, गृह युद्ध और आतंकवादी हमलों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और है। इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? अगर हम बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ ही
अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस बात का गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया के पूरा होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस वैश्विक संस्था पर जो अटूट विश्वास है, वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में शहीद होने वाले सैनिकों में सबसे अधिक संख्या भारत के सैनिकों की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय संयुक्त राष्ट्र में भारत की और बड़ी भूमिका की अपेक्षा करता है। भारत ने हमेशा पूरी मानव जाति के हित के बारे में सोचा है, न कि अपने निहित स्वार्थों के बारे में। भारत की नीतियां हमेशा से इसी दर्शन से प्रेरित रही है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से लेकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी तक, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसकी सोच या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति हमारे विचार, सभी में इस दर्शन की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अन्य देशों से साझेदारी हमेशा सिद्धांतों से निर्देशित रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक देश के प्रति भारत की मित्रता किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी भारत की दवा कंपनियों ने दुनिया के 150 से भी अधिक देशों को जरूरी दवाओं की सप्लाई जारी रखी। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। हम भारत में और अपने पड़ोस में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वैक्सीन की डिलीवरी के लिए कोल्ड चेन और स्टोरेज जैसी क्षमता बढ़ाने में भी भारत सभी की मदद करेगा। श्री मोदी ने कहा कि अगले साल जनवरी से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की भूमिका भी निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में शांति, सुरक्षा और खुशहाली के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्व हित के लिए उपयोग करेंगे। हमारा मार्ग जन कल्याण से जग कल्याण का है। भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेगी। भारत की आवाज मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठेगी। भारत की सांस्कृतिक धरोहर, संस्कार, हजारों वर्षों के अनुभव हमेशा विकासशील देशों को ताकत देंगे। भारत और श्रीलंका आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। इसके अनुसार दोनों देश प्राथमिकता के क्षेत्रों के अनुरूप भागीदारी का सार्थक और सक्षम विकास जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म से संबंधित संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए $1.5 करोड़ की अनुदान सहायता की घोषणा की। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमित नारंग ने बताया कि इस अनुदान से दोनों देशों के लोगों के बीच बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने में मदद मिलेगी।
Testifying to the long-standing civilizational links and cultural heritage between the two countries, our Prime Minister announced a grant assistance of $15 million for the promotion of Buddhist ties between the two countries. This grant will assist in deepening people-to-people linkages between the two countries in the sphere of Buddhism. श्री राजपक्ष ने कोविड-19 से लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी देशों को वरीयता देने और सागर सिद्धांत के तहत भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। भारत और श्रीलंका के बहुमुखी संबंध हजारों साल पुराने हैं। भारत और श्रीलंका बिम्स्टेक, IORA, सार्क मंचों पर भी घनिष्ठ सहयोग करते हैं। आपकी पार्टी की हाल ही की जीत के बाद भारत और श्रीलंका संबंधों में एक नए ऐतिहासिक अध्याय को जोड़ने का बहुत अच्छा अवसर बना है। दोनों देशों के लोग नई आशा और उत्साह के साथ हमारी ओर देख रहे हैं। दोनों नेताओं ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत और श्रीलंका ने कोविड महामारी से निपटने में मिलकर काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका में कोविड से लोगों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को कम से कम करने के लिए भारत की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। दोनों नेता नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए श्री राजपक्ष को बधाई दी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे खुशी है कि हम यह वर्चुअल समिट कर रहे हैं। इस समिट के लिए आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपको प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए बधाई देता हूं। संसदीय चुनावों में SLPP की भारी जीत के लिए भी आपको फिर से बधाई देता हूं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। 6 घंटे बहस के बाद विपक्षी कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। मुख्यमंत्री ने श्री सिद्धरामैया के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद राज्य ने काफी अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नए दल की कल घोषणा की। 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की सूची में डॉ रमन सिंह, राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया, बिहार से राधा मोहन सिंह, झारखंड से रघुबर दास और पश्चिम बंगाल से मुकुल रॉय शामिल हैं। 8 महासचिवों की सूची में 5 नए चेहरे हैं। राजेश अग्रवाल को पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। सांसद तेजस्वी सूर्या को पार्टी की युवा शाखा का अध्यक्ष बनाया गया है। सांसद अनिल बलूनी को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता और मीडिया प्रमुख बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों की नई टीम को शुभकामनाएं दी हैं और उसकी सफलता की कामना की है। श्री मोदी ने टीम के सदस्यों से आग्रह किया है कि वे गरीबों और उपेक्षितों के सशक्तिकरण के लिए कड़ी मेहनत करें। शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA से नाता तोड़ लिया है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कल पार्टी की कोर कमेटी की 4 घंटे तक चली बैठक के बाद ये घोषणा की। चंडीगढ़ में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कोर कमेटी ने आपात बैठक में किसान विधेयकों के मुद्दे को लेकर सर्वसम्मति से NDA से अलग होने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की ये 69वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से इसका प्रसारण किया जाएगा। ये newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसका आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी पर इस कार्यक्रम का प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक भाषाओं के प्रसारण को रात 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण NPPA ने निर्माताओं के स्तर पर तरल मेडिकल ऑक्सीजन की अधिकतम कीमत 15 रुपये 22 पैसे प्रति घन मीटर तय करने का फैसला किया है। इस मूल्य में GST शामिल नहीं है। प्राधिकरण के अनुसार कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के कारण
देश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। मूल्य की अधिकतम सीमा न होने के कारण निर्माताओं ने सिलेंडर भरवाने के लिए दाम बढ़ा दिए थे। कोविड के कारण सिलेंडरों के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कुल खपत के 10% से बढ़ाकर 50% हो गई है। प्राधिकरण ने कहा है कि देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन निरंतर उपलब्ध कराने के लिए मूल्य नियंत्रण करना अनिवार्य है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो प्रतिदिन 750 मीट्रिक टन से बढ़कर 2800 मीट्रिक टन हो गई। सिलेंडर भरे जाते समय अधिकतम कीमत 25 रुपये 71 पैसे प्रति घन मीटर तय की गई है। ये दरें 6 महीने के लिए लागू होंगी। उपभोक्ताओं के हित में फिलहाल ऑक्सीजन खरीद के लिए लागू कीमत अनुबंध राज्य सरकारों के लिए जारी रहेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 82.14% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 93,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 48,19,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में 9,60,000 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है और पिछले एक दिन में 85,300 से अधिक रोगियों की पुष्टि हुई। भारत में कोविड से मृत्यु दर 1.58% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले एक दिन में 13,41,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। कुल 7 करोड़ 2 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर यह है कि वहां संक्रमण फैलने की दर कम हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले एक सप्ताह में संक्रमण की दर में महत्वपूर्ण गिरावट पर कहा कि ये अच्छा संकेत है। इससे सिद्ध होता है कि संक्रमण फैलने से रोकने की सरकार की नीति सफल हो रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,311 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 1,20,000 तक पहुंच गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 29 रोगियों की मौत के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 2,181 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 2,252 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 95,490 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 22,228 सक्रिय मामले हैं। इस बीच कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश की जेलों के 3,900 कैदियों को दी गई पैरोल की अवधि 60 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। अब इन कैदियों के नवम्बर अंत तक जेल में वापस आने की उम्मीद है। राज्य की अलग अलग जेलों में अब तक 1,000 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 140 है। वहीं जिला जेल के एक अधिकारी की कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु हो चुकी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बम्बई उच्च न्यायालय ने बृहन मुंबई नगर निगम से पूछा है कि क्या उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की थी जिसके माध्यम से उन्हें काम पर आने और घर जाने में मदद मिली हो। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने नगर निगम से ये भी पूछा है कि दिव्यांग कर्मचारियों को परिवहन सुविधा न मिलने की स्थिति में निगम उनसे काम पर आने की किस तरह उम्मीद करता था। न्यायालय लॉकडाउन के दौरान निगम के 268 दिव्यांग कर्मचारियों को भुगतान न किए जाने को लेकर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 1 लाख हो गई है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब तक 70,000 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 30,000 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार हो रहा है। राज्य में कराए गए सीरो सर्वेक्षण की अंतरिम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। आईसीएमआर द्वारा 3 जिलों रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में कराए गए सेरो सर्विलेंस की अंतरिम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसके अनुसार करीब 8.5% लोगों में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध लड़ने वाले एंटीबॉडीज की मौजूदगी पाई गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में विभिन्न अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इसके सुगम परिवहन के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बनाया गया है। इससे कोविड पीड़ित मरीजों को आसानी से ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1417 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 1,31,808 हो चुकी है। गुजरात में कल 1,419 मरीज ठीक होने के साथ राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 84.90% हो गई है। अब तक 1,11,909 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में सबसे अधिक 297 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। इस वक्त 16,490 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 82 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल 13 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,409 हो चुकी है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद 8 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। गुजरात सरकार ने इस वर्ष वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सामान्य मोटर वाहन नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से वाहनों के कागजात के रखरखाव की व्यवस्था लागू करने के लिए ये संशोधन किए गए हैं। अधिसूचना इस वर्ष 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। मंत्रालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के इस्तेमाल और ई-निगरानी से देश में यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। इससे वाहन चालकों की परेशानी दूर होगी और नागरिकों के लिए सड़क परिवहन सुगम होगा। ये व्यवस्था की गई है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कागजात का विवरण वैध पाया गया तो निरीक्षण के लिए ऐसे दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से जमा कराने की मांग नहीं की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में सुधार समय की आवश्यकता, वैश्विक संस्था में भारत की भूमिका बढ़ाने की पैरवी की। भारत और श्रीलंका आतंकवाद से मुकाबले और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत। केंद्र ने हरियाणा और पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद जल्द शुरू करने का आदेश दिया। सरकार ने उचित दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन की मूल्य सीमा तय की। आज विश्व पर्यटन दिवस है। अंडमान निकोबार में 6 महीने बाद पर्यटन गतिविधियां फिर शुरू और आईपीएल क्रिकेट में अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। केंद्र ने पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की जल्दी खरीद करने का आदेश दिया है। इस कदम का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनके उत्पाद बेचने की सुविधा प्रदान करना है। धान की कटाई शुरू हो चुकी है और ये पंजाब तथा हरियाणा की मंडियों में पहुंच रहा है। इसलिए सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीद प्रक्रिया शुरू करने पर जोर दिया है। अन्य राज्यों में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। भारतीय खाद्य निगम सहित अन्य एजेंसियां खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार हैं। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इसका विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास। दुनिया भर में बड़े शहरों के बाहर सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के अवसर उपलब्ध कराने में पर्यटन की अनूठी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट का उद्घाटन करेंगे। इसका मुख्य विषय रमणीक गंतव्य के रूप में पूर्वोत्तर के बढ़ते महत्व को बढ़ावा देना है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक इस क्षेत्र में पहुंचें। ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का एक वार्षिक आयोजन है, जिसका उद्देश्य वहां के लोगों को देश के अन्य भागों के और करीब लाकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 6 महीनों के अंतराल के बाद विभिन्न पर्यटन गतिविधियां आज से शुरू हो जाएंगी। दक्षिण अंडमान जिले में समुद्र तट आज सुबह आम जनता के लिए खोले जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निश्चित किया गया है। सेल्युलर जेल और संग्रहालय में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम भी आज से शुरू हो जाएगा।
उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने प्रशासन द्वारा पर्यटन गतिविधियों को दोबारा खोले जाने पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि द्वीपों के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए पर्यटन की मुख्य व्यवसाय के रूप में पहचान की गई है। संग्रहालयों और लाइट एंड साउंड शो के लिए आने वाले लोगों की संख्या को सीमित किया गया है। संग्रहालय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 1 घंटे की 6 पारियों में खोले जाएंगे और प्रत्येक पारी में केवल 50 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। प्रत्येक लाइट एंड साउंड शो में भी केवल 100 लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। इन सभी स्थानों पर आने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना और लक्षण न पाए जाने वाले लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। समुद्र तटों सहित इन सभी स्थानों पर ग्रुप फोटोग्राफी की इजाजत नहीं है। नौका विहार के लिए बोट पर कुल क्षमता के 50% लोग ही सवार हो सकते हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बोट संचालकों या मालिकों से प्रत्येक दिन और ट्रिप के हिसाब से पर्यटकों से जुड़ी तमाम जानकारियों का संग्रह करने के लिए कहा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवार। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने आज से सप्ताहांत में गुलमर्ग से कोंगडूरी तक गुलमर्ग गोंडोला खंड 1 पर वाणिज्यिक संचालन फिर शुरू करने का फैसला किया है। ये रोपवे सेवा सप्ताह में केवल 2 दिन शनिवार और रविवार को उपलब्ध होगी। मास्क लगाए बिना किसी भी पर्यटक को गोंडोला पर जाने की अनुमति नहीं होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। अबू धाबी में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत के लिए 143 रन का लक्ष्य 18 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के अनुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने, हल्की वर्षा होने या बौछारें पड़ने के आसार हैं। तापमान 25 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज के साथ वर्षा होने या आंधी आने की संभावना है। गिलगित में तापमान 11 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 16 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आकाशवाणी समाचार, विकास मेहरोत्रा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ। धन्यवाद चंद्रिका। प्रधानमंत्री के संयुक्त राष्ट्र में दिए गए संबोधन को आज अलग अलग शीर्षकों से लगभग सभी अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। वीर अर्जुन ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर पूछा कि भारत को निर्णय प्रक्रिया ढांचे से कब तक अलग रखा जाएगा। नवभारत टाइम्स ने बड़े अक्षरों में लिखा है, पीएम का यूएन से सवाल, हमें फैसले का हक कब। भारत ने स्थायी सदस्यता का दावा ठोका। अमर उजाला के शब्द हैं, पीएम ने पूछा, महामारी के खिलाफ लड़ाई में कहां था संयुक्त राष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम की घोषणा और प्रमुख चेहरों की घोषणा की खबर लगभग सभी अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। हरिभूमि ने लिखा है, तेजस्वी सूर्या को युवा मोर्चे की कमान। हिन्दुस्तान ने लिखा है, संगठन में बड़े बदलाव, युवाओं को मौका। राष्ट्रीय सहारा ने कोरोना संक्रमण मामलों में स्वस्थ होने की दर में और सुधार को महत्व दिया है। हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर विशेष आलेख में लिखा है, स्वास्थ्य मंत्रालय के बीते 14 दिन के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि संक्रमण की चेन टूट रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में सुधार समय की आवश्यकता, वैश्विक संस्था में भारत की भूमिका बढ़ाने की पैरवी की। भारत और श्रीलंका आतंकवाद से मुकाबले और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत। केंद्र ने हरियाणा और पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद जल्द शुरू करने का आदेश दिया। सरकार ने उचित दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन की मूल्य सीमा तय की। और आज विश्व पर्यटन दिवस है। अंडमान निकोबार में 6 महीने बाद पर्यटन गतिविधियां फिर शुरू। और चलने से पहले आपको सुनाते हैं बापू का प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो। इसे मालदीव के कलाकारों ने गाया है। वैष्णव जन तो